हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज यूपी टेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन की क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हमने आज की क्लास में 30 प्रश्नों को लिया है और सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही आपको बताना है। और जितने प्रश्न सही होते हैं उतने प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। ऑप्शन ए है विलुप्त हो रहे जीव, बी है सुवेध जीव, सी है आपत्तिग्रस्त जीव और डी है ये सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। और रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैड स्विट्जरलैंड में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? SO2 तथा NO2, बी कह रहा है कि CO तथा CO2, सी ऑप्शन है CO तथा N2, डी ऑप्शन है धूल तथा ओजोन। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, SO2 प्लस H2O बराबर H2SO4 बनाता है और NO2 प्लस H2O बराबर HNO3 बनाता है। HNO3 बनाता है, यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक जो है नाइट्रिक एसिड बनाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दोनों एसिड किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जिस वर्षा का pH मान 5.6 से कम है वो अम्लीय वर्षा होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब उत्तर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, डी है आयन मंडल और डी है ओजोन मंडल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की 5 परतें हैं जिसमें सबसे निचले वाली परत क्षोभ मंडल है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य ऊर्जा कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? ऑप्शन ए कि नाभिकीय ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है कोयला और डी है पेट्रोलियम। तो जो सौर ऊर्जा है वो कभी प्रदूषण नहीं करता है। सौर ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है, इसलिए ये प्रदूषण नहीं करता है। कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों कहाँ से मिलते हैं? ये दोनों जीवाश्म ईंधन है, और जीवाश्म ईंधन जो है प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक चारण का परिणाम है? ऑप्शन ए है मृदा प्रदूषण, बी है मृदा अपरदन, सी है ताप प्रदूषण और डी है जलवायु परिवर्तन। अत्यधिक चारण मतलब होता है कि जब पशु होते हैं, पशुओं का अत्यधिक चारण करने के उपरांत कौन सी हानि होती है? मृदा प्रदूषण होता है? नहीं, ये तो मृदा की उत्पादकता को, यानी मृदा की जो पोषक तत्व होते हैं उनको बढ़ाता है, क्योंकि ये मल मूत्र त्याग करते हैं, तो इससे मृदा की जो है उत्पादकता बढ़ती है। मृदा अपरदन होता है, ये बात सही है, ऑप्शन बी सही है कि अत्यधिक पशुचारण से मृदा अपरदन होता है। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब ध्रुव में विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता में बढ़ती है जैव विविधता या घटती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं। जैसे मान लिया जाए ये अपनी पृथ्वी है और यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर विषुवत रेखा है। ये जो विषुवत रेखा है यहाँ पर सबसे अधिक तापमान होता है, और सबसे अधिक तापमान होने के कारण यहीं पर सबसे अधिक वर्षा होती है।
और तापमान और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर सबसे अधिक पेड़ पौधे उगते हैं। तो इसलिए सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। और जो ध्रुव होता है, ध्रुव हमारा ये सबसे ठंडा स्थान होता है, यहाँ पर ताप सबसे कम होता है, जिसके कारण वर्षा सबसे कम होती है और सबसे कम पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए सबसे कम जीव जंतु पाए जाते हैं। तो सबसे कम जैव विविधता होती है ध्रुवों पर। तो ध्रुव से जब हम विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी, और विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता घटेगी। ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम जैव विविधता तो ध्रुवों पर होती है, सबसे अधिक जैव विविधता तो ये विषुवत रेखा पर होती है। तो प्रश्न पूछ रहा था कि ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है। उत्तर ऑप्शन ये सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि पहली और दूसरी कक्षा में, बी कह रहा है तीसरी से पांचवी कक्षा, सी कह रहा है कि छठी से आठवीं कक्षा, और डी कह रहा है 9वीं और 10वीं कक्षा। तो तीसरी और पांचवी कक्षा से पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक सम्मिलित की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी पहाड़, बी है हिमालय, सी है पश्चिमी घाट नीलगिरी, और डी है उत्तरी घाट। जैसे ये अपना देश भारत है तो यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य होते हैं, यहाँ पर हिमालय है, और हिमालय जो है तो हिमालयी राज्य भारत में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये 4 राज्यों में हिमालय श्रेणी फैली हुई है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर सबसे अधिक भूस्खलन होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमालय। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है हल्दी पाउडर मेटेलिक येलो, यानी कि हल्दी पाउडर में मेटेलिक येलो होता है, ये सही कथन। दूसरा कह रहा है फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो फ्रियान गैस को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ये भी सही है। सी कह रहा है ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ये भी सही, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस की मुख्य गैस CO2 है। डी कह रहा है कि कंटूर कृषि भूमि अपरदन से संबंधित है, ये ऑप्शन गलत है। कंटूर कृषि क्या होती है? जो सीढ़ीदार खेती होती है, ऐसे ऐसे सीढ़ीदार जो खेती होती है उसे कंटूर कृषि कहते हैं, और ये कहाँ पर होती है? ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है कंटूर कृषि। तो ये भूमि अपरदन से संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछ रहा था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रियाओं में स्पेस ऊर्जा अवमुक्त होती है, कितनी अवमुक्त होती है? ऑप्शन ए कि 573 कैलोरी, बी है 673 कैलोरी, सी है 28 किलो कैलोरी, और डी है 746 किलो कैलोरी। तो ऑक्सीश्वसन के दौरान जो ऊर्जा अवमुक्त होती है वो 673 किलो कैलोरी होती है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ से समोद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए है कि पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, बी कह रहा है कि मूल में श्वसन रुक जाता है, डी कह रहा है कि पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, और डी कह रहा है कि पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाता है। तो जब बाढ़ होती है तो जल भर जाता है, और समोद्भित पौधे किसे कहते हैं? वह पौधे जो समतल जमीन पर उगते हैं, मतलब कि ना जल में उगते हैं और ना सूखे क्षेत्र में उगते हैं, जो समान रूप से जमीन होती है वहाँ पर उगते हैं, उसे समोद्भित पौधे कहते हैं। इन्हें ना अधिक जल की आवश्यकता होती है, ना अधिक सूखा की आवश्यकता होती है। जब इनमें जल भर जाता है तब जल भरने के कारण इनकी जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। भाई जड़ में जल भरा हो गया, जिसके कारण जड़ें जो होती हैं वो सांस नहीं ले पाती हैं, जिसके कारण पेड़ को पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है और पेड़ सूख जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि मूल श्वसन रुक जाता है, यानी कि जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है कि 22 मार्च को मनाया जाता है, बी है 22 अप्रैल, सी है 5 जून और डी है 15 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था, इसकी स्थापना। और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाएगा, 1974 में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बी है भालू के लिए प्रसिद्ध है, सी है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और डी है हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि उत्पादक, बी अपघटक, सी कह रहा है उपभोक्ता और डी है ये सभी। इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपघटक। ये जो मृत पेड़ पौधे एवं जीव जंतु होते हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम यानी कि सड़ाने गलाने का काम अपघटन करता है। तो इसलिए ये जो ह्यूमस का निर्माण है कौन करता है, अपघटक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीटी है क्या है, खरपतवार निवारक है, बी कह रहा है जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, सी कह रहा है अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है, डी कह रहा है एंटीबायोटिक है। तो डीडीटी एक कीटनाशक है और जितने भी कीटनाशक हैं सभी अजैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं। अजैव मतलब क्या होता है, आ मतलब नहीं, जैव मतलब जिनका निम्नीकरण नहीं होता है और वो प्रदूषक होते हैं। यानी कि अजैव निम्नीकरण उन्हें कहते हैं जो अपघटन के द्वारा सड़ते या गलते नहीं हैं, उन्हें अजैव निम्नीकरण प्रदूषक कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, क्लोरीन का या ब्रोमीन का, सी कह रहा है आयोडीन का, डी कह रहा है लोहा का। तो सागरीय जो खरपतवार है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए कि अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश और डी मेघालय। ये मोनाल जो पक्षी है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई नापते हैं, किससे मापते हैं। ऑप्शन ये है डेसिबल। तो डेसिबल किसकी मात्रक होती है, ये तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। बी है, सी है पास्कल, पास्कल दाब का मात्रक है। और बी ऑप्शन है डाप्सन। तो डाप्सन से क्या मापते हैं, ओजोन परत की मोटाई। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, डाप्सन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के लिए उद्देश्य से वनों का प्रबंधक, बी कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, सी कह रहा है वन्य जीव प्राणियों का संरक्षण, डी कह रहा है चारागाहों का विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, यानी कि भूकंप तरंगों की तीव्रता को कौन मापता है। ये है सिस्मोग्राफ, बी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सी है टोमोग्राफ और डी है पॉलीग्राफ। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप तरंगों की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ। रैणी गांव से, मनमती गांव से, थिरपाक गांव से, हाट गांव से। इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। इसका उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, रैणी गांव। चिपको आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी। कहाँ पर, उत्तराखंड के चमोली जिले से। किसने किया था, तो इसकी शुरुआत जो है गौरा देवी ने किया था और एक थे चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, इन दोनों ने मिलकर किया था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव पर्यावरण संबंध में एक संकल्पना है, क्या है? ऋणात्मक संकल्पना है या धनात्मक संकल्पना है, संज्ञानात्मक संकल्पना है या ये सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कि मानव और पर्यावरण के संबंध धनात्मक संकल्पना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्यों होते हैं? ये कह रहा है कि वह विस्तृत रूप से फैले होते हैं, ये गलत है। बी कह रहा है कि वह मृदा से जुड़े होते हैं, ये भी गलत है। सी कह रहा है कि वह सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। यानी कि ये हरे पादप इसलिए होते हैं प्रथम श्रेणी में क्योंकि ये भोजन अपने आप बना लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कि वह सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से CO2 को स्थिरीकरण करके भोजन को बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? 60% या 71% या 77% या 80%? तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 71%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी स्तर क्या है? ऑप्शन ए शुद्ध जल है, बी है थोड़ी सी मात्रा प्रदूषित जल है, सी है औसत दर्जे का प्रदूषित जल है और डी है अधिक प्रदूषित जल है। तो कम ग्रेड जो सी स्तर का जल है वो क्या है कि ये औसत दर्जे का प्रदूषित जल है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से रोग और उनके प्रभाव अंगों के सुमेलन का सही विकल्प बताइए। ऑप्शन ए है पीलिया, तो यानी कि पीलिया किसे प्रभावित करता है? बी है रैबीज, रैबीज किसे प्रभावित करता है? सी है एड्स, एड्स किसे प्रभावित करता है? और डी है फाइलेरिया, तो फाइलेरिया किसे प्रभावित करता है? हम इसमें सबसे स्पष्ट एड्स को जानते हैं। जो एड्स है तो एड्स किसे प्रभावित करता है? तो एड्स प्रभावित करेगा तंत्रिका तंत्र को, यानी कि प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है। अब आते हैं कौन? पीलिया। पीलिया का काम क्या होता है? ये यकृत को प्रभावित करता है। अब आते हैं रेबीज, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और जो फाइलेरिया होती है ये लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो ये में कौन है? ये में 3 है। तो ये में 3 है किसमें? पहले ऑप्शन में। बी में क्या है? बी में 4 है, तो बी में 4 है। सी में क्या है? सी में कौन सा है? सी में 2 है, तो सी में 2 है। और डी में 1 है, तो डी में 1 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान में खादिन, यानी कि यहाँ पर जो गलत सुमेलित है उसे बताना है। तो राजस्थान में जल संग्रहण खादिन में करते हैं, ये सही है। बिहार में आहार जल संग्रहण को कहते हैं, ये भी सही है। डी कह रहा है कि तमिलनाडु में एरिस कहते हैं जल संग्रहण को, ये भी सही है। और डी सी कह रहा है कि कर्नाटक कांदी, जो कांदी है ये पंजाब में जल संग्रहण की विधि है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है क्योंकि यहाँ गलत पूछ रहा था कि जो सुमेलित नहीं है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्माग यानी कि धुंध बनता है, किससे बनता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि धुएं तथा कोहरे से बनता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि वाष्प के संघनन से बनता है। सी कह रहा है कोहरा तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनता है। धुएं तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। तो स्माग या धुआं जो होता है ये धुआं और कोहरा से बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, धुआं और कोहरा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से सुमेलित कीजिए, क्या है? ऑप्शन ए है बी है केचुआ, ऑप्शन ए दिखाई नहीं दे रहा है, तो बी है केचुआ। और सी है तितली
और डी है शाक। तो शाक जो है ये हार्बेरियम से संबंधित है, ठीक। और जो केचुआ है, केचुआ किससे संबंधित है? तो केचुआ वाइवेरियम से संबंधित है। और जो यहाँ पर क्या है, मछली है, तो मछली एक्वेरियम से संबंधित है। और यहाँ पर क्या है, तितली, तो तितली किससे संबंधित है? टेरेरियम से संबंधित है। अब यहाँ पर मिलान कर लेते हैं कि जो यहाँ मछली है, मछली में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3, तो मछली में 3 है, यानी कि ये में 3, तो ये में 3 दो जगह है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अच्छा आगे देखते हैं, बी में केचुआ है, यानी केचुआ किसके अंतर्गत आता है? केचुआ किस में आता है? वाइवेरियम में, यानी कि बी में 2 है, तो बी में 2 है, किसी में नहीं है। तो ये प्रश्न जो है ये थोड़ा अधूरा है, तो इसको बाद में देखते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है, क्या होती है? ये है कि श्वसन की क्रिया होती है, बी कह रहा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और सी कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, डी कह रहा था ये सभी। तो पौधे को वायुमंडल का शुद्धिकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, ये सभी क्रियाएं इसमें होती हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, यानी कि आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अंत में जितने प्रश्न आपके सही होते हैं उतने नंबर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इतने उत्तर हमारे सही हुए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।